हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज एमसीक्यू सेट लाई हूँ जो कि आपके पूरे होल सिलेबस से है। जैसा कि आपकी पूरी क्लासेस में पूरा चैप्टर के साथ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और हर चैप्टर से आप लोगों को क्या है यूट्यूब पर एमसीक्यू भी आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है। तो आज आप लोगों का सारे चैप्टर से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए आज से मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ स्टूडेंट। तो आई स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, ICMR का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है यूपी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखिए ICMR का फुल फॉर्म क्या बताए थे स्टूडेंट? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। क्या बताए थे? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये आपको हमने फुल फॉर्म बताया था। तो याद रखिएगा कि इसका कार्यालय कहाँ है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इसका कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, ICMR क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जिसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि CFTRI कहाँ है? ठीक है स्टूडेंट, CFTRI कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है केरल। तो याद रखिएगा कि CFTRI जो है आपका कहाँ है? मैसूर में है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पूरक आहार योजना किसके द्वारा बनाई गई है? हाँ, जो पूरक आहार जो दिया जाता है स्टूडेंट ना, तो पूछ रहा है कि ये पूरक आहार योजना जो है किसके द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन ए है आपका यूनिसेफ, ऑप्शन बी है केयर, ऑप्शन सी है रेड क्रॉस और ऑप्शन डी मान लीजिएगा स्टूडेंट ICDS। तो याद रखिएगा कि जो पूरक आहार योजना जो है किसके द्वारा बनाई गई है? तो यूनिसेफ के द्वारा। हमने आपको कल ही एक मतलब क्वेश्चन कराया था, उसमें स्टूडेंट आप लोग को बताया था कि जो यूनिसेफ है वो क्या है, वो मतलब महिलाओं के साथ साथ क्या है, बच्चों के लिए पूरक आहार, टीकाकरण, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा था। यूनिसेफ के द्वारा जो है वर्तमान में कौन सी योजना उप योजना जो चलाई जा रही है, तो वो गोभी जो है क्या है, यूनिसेफ के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? तो ये ऑप्शन है आपको छात्रों को, बी ऑप्शन है पुरुषों को, सी ऑप्शन है गृहिणी को। तो पाक कला का मतलब कि खाना बनाने की जो कला होती है वो किसको, मतलब किसे आना चाहिए? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गृहिणी को जो है पाक कला का ज्ञान मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है पाठ्यपथ का अर्थ है। ठीक है, पाठ्यपथ का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आहार नियोजन के नियम, ऑप्शन बी है उत्तम पोषण, ऑप्शन सी है संतुलित आहार और ऑप्शन डी आप मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पाठ्यपथ का जो अर्थ होता है या पाठ्यपथ का मतलब क्या होता है, जो डाइटिशियन होते हैं ना स्टूडेंट, जो मतलब किसी भी रोगी का जो आहार नियोजन बनाते हैं, मतलब किस रोग में कौन सा आहार होना चाहिए इसको बताते हैं। तो यहाँ उसी को हम क्या बोलते हैं, पाठ्यपथ बोलते हैं। तो ये देखिए पाठ्यपथ का अर्थ क्या होता है, तो आहार नियोजन के नियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ICMR विशेषज्ञ के अनुसार आधारभूत भोज्य समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ICMR अभी हमने बताया कि क्या है, ICMR का इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये पूछा गया है कि ICMR विशेषज्ञ, यानी जो ICMR की जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके आधार पर जो है भोज्य पदार्थों को या भोजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो भोज्य पदार्थों के जो समूह होते हैं तो उनको कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा कि ICMR विशेषज्ञ के अनुसार जो है आधारभूत का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा कि 5 भागों में बांटा गया। किसके अनुसार? ICMR के अनुसार। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रथम भोज्य समूह के अनुसार भोज्य पदार्थ होते हैं। इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि प्रथम भोज्य पदार्थ है, निम्न में से कौन सा प्रथम भोज्य पदार्थ है, या इसी को प्रथम भोज्य पदार्थ निम्न में से कौन सा आधारभूत प्रथम भोज्य पदार्थ है? इस तरह से भी इस क्वेश्चन को भी आपको पूछ सकता है। तो ऑप्शन
ऑप्शन ए है आपका चावल, ऑप्शन बी है गेहूं का आटा, ऑप्शन सी है जौ तथा बाजरा और ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स पढ़ाए थे, स्टडी कराए थे, जो कि आपका क्लास 1 या क्लास 3 लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ाया था स्टूडेंट। तो उसमें जो है आपको हमने पूरा डिटेल्स में उसमें बताया है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं तो उनको उनके कितने मतलब भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है। आईसीएमआर के अनुसार तो हमने आपको बताया था 5। तो पहला जो था आपका क्या था, मतलब जितने भी अनाज थे वो क्या थे, प्रथम जो है प्रथम भोज्य पदार्थ में आते थे या प्रथम फूड ग्रुप्स में आते थे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या प्रथम भोज्य समूह के अनुसार भोज्य पदार्थ कौन कौन से थे, चावल भी होता है, गेहूं का आटा भी है, जौ तथा बाजरा भी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। जौ बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सब क्या है आपके प्रथम फूड ग्रुप से हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भोज्य समूह को कितने भागों में बांटा गया है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है स्टूडेंट कि कृषि विभाग, इसके आगे जो संयुक्त राष्ट्र है उसके आगे क्या जोड़ सकता है, क्वेश्चन में आपको कृषि विभाग भी जोड़ सकता है। ठीक है, कृषि विभाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भोज्य समूहों को बांटा गया है। ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है आपका 12 और ऑप्शन डी है 13। तो याद रखिएगा कि जो है कृषि विभाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जो भोज्य पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो 11 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट। ठीक है, ये सब आपका डिटेल लेक्चर जो है आपका क्लासिफिकेशन का, ये सब आपका प्रीवियस क्लास में मैंने स्टडी करा, जो स्टार्टिंग के वीडियो है स्टूडेंट, उसमें आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन ऑफ फूड करके पूरा हमने इस पर मतलब विस्तार से एक्सप्लेन किया कि प्रथम ग्रुप में कौन कौन सा आएगा, सेकेंड ग्रुप में का जो है भोज्य पदार्थ कौन सा होगा, तीसरा थर्ड ग्रुप का कौन सा होगा, फोर्थ ग्रुप से में कौन सा होगा, फिफ्थ ग्रुप में कौन सा होगा, ये सब आपको हमने वहाँ पर डिटेल में बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कृषि विभाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रथम भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन ए है आपका दूध व दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन बी है आइसक्रीम, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कृषि विभाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रथम भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो दूध व दूध से बने पदार्थ और आइसक्रीम। ये क्या था स्टूडेंट, ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ये कृषि विभाग के द्वारा ये क्या था, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था। और इंडियन में फर्स्ट ग्रुप में किसको रखा गया, तो जितने भी अनाज हैं जो आईसीएमआर मतलब इंडियन के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अनाज थे जितने भी तरह के अनाज थे उसको उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा। लेकिन जो कृषि विभाग जो अमेरिका के जो मतलब विशेषज्ञ थे उन्होंने प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दूध तथा दूध से बने वस्तु आइसक्रीम को दी थी। तो उनके अनुसार क्या है, जो कृषि विभाग के अनुसार जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रथम फूड ग्रुप जो हो जाएगा वो क्या है, दूध और दूध से बने वस्तु हो जाएंगे। और वहीं पे क्या है, भारतीय आईसीएमआर वाला जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो आपका जो है जितने भी अनाज होता है, अनाज जो है वो क्या है आईसीएमआर के अनुसार प्रथम ग्रुप में है। और जो दूध और दूध से बने जो भोज्य पदार्थ हैं वो आईसीएमआर के अनुसार किस ग्रुप में रखा गया था, तीसरे भोज्य समूह में जो है दूध और दूध से बने पदार्थ। और जो अनाज है जो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार जो 11 फूड ग्रुप्स जो क्लासिफिकेशन है, तो उसमें क्या है अनाज जितने हैं तो उनको किस में रखा गया, तो 5वें ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो कृषि विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या किया, जितने भी तरह के अनाज थे उसको उन्होंने अपने भोजन के ग्रुप में, भोज्य पदार्थों के ग्रुप में 5वें नंबर पर रखा है, यानी 5वां फूड ग्रुप्स जो है उनका अनाज था। और वहीं पे क्या है, भारतीय ने क्या किया है, जो जितने भी तरह के अनाज होते हैं उसको उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में रखा है। ठीक है, यही आपको रिलेट करके याद रखिए कि जो इसका 5वां है वो उसका पहला है और जो उसका तीसरा है वो उसका मतलब क्या है, पहला है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कुपोषण की स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो कुपोषण, सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट कि पोषण क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि वह भोज्य पदार्थ जो कि एक स्वस्थ जीवन या निरोग जीवन देने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, तो वही क्या होता है, हमारा पोषण के अंतर्गत आता है, यानी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण जो होता है, पोषण जो कितने तरह का होता है, तो एक होता है सुपोषण और एक होता है
आपका कुपोषण। सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन और कुपोषण यानी बैड न्यूट्रिशन। तो जो बैड न्यूट्रिशन होता है तो वो क्या होता है, वो हमारे शरीर में जो है किसी भी भोज्य पदार्थ की अधिकता या कमी से जो होता है वो मल न्यूट्रिशन या मतलब कुपोषण होता है। ठीक है, तो कुपोषण क्या है, तो कुपोषण की स्थितियां क्या होती हैं, तो याद रखिएगा कि कुपोषण की स्थितियां क्या होती हैं, दो होती हैं। एक क्या होता है, एक आपका अल्प मतलब पोषण होता है और एक क्या होता है अति पोषण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कुपोषण की स्थितियां होती हैं, तो ऑप्शन ए है आपका अति पोषण, बी ऑप्शन है अल्प पोषण और सी ऑप्शन है दोनों, ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो कुपोषण की स्थितियां होती हैं, तो अति पोषण मतलब कि आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिशन का होना, वो क्या है आपका अति पोषण, यानी ओवर न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, अति पोषण बोलते हैं। अल्प पोषण का मतलब क्या हुआ कि अंडर न्यूट्रिशन, यानी जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट, जितना हमारी बॉडी को की रिक्वायरमेंट है उससे क्या हुआ, उससे कम पोषण हमारा क्या होता है, अल्प पोषण के अंतर्गत आता है। तो जो कुपोषण की स्थितियां कितनी होती हैं, तो दो तरह की होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आप आई होप यहाँ पर क्या है 11 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, उसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी अपना क्या है को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट करके कहीं अगर डाउट्स है तो उसको अभी आप लोग पूछ लिया करिए, तो उसको हम अगली वीडियो में या कमेंट के जरिए आप लोगों का जो भी डाउट्स होगा वो हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, अलसी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, अलसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो तीसी होता है ना, तीसी को हम क्या बोलते हैं, अलसी बोलते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है फैटी एसिड, ऑप्शन बी है ओमेगा 3, ऑप्शन सी है आपका ए तथा बी दोनों। तो याद रखिएगा कि जो अलसी होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में जो है आपका ओमेगा 3 पाया जाता है और फैटी एसिड पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, ये देखिए क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था। तो शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि शरीर में आवश्यक तत्व, यानी यहाँ पर क्या है, पोषक शब्द हटा के क्या है डायरेक्ट आवश्यक तत्व पूछ दिया है। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि जो है हमारे शरीर में कितने आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो 6 जो है आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। कौन कौन सा वो पोषक तत्व हैं आपके, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है और जल है। तो जल ये सब क्या है, ये सब आपके आवश्यक पोषक तत्व है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है आपका 5। तो याद रखिएगा कि शरीर में जो है पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, सॉरी 6 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि कुपोषण के कारण है। ठीक है, कुपोषण के कारण, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका आया था। तो देखिए क्या है इसमें, पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन युक्त आहार, तो इससे तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटीन हम अपने लेंगे अपने आहार में तो हम क्या है कुपोषण के शिकार होंगे, कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए ऑप्शन ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है संतुलित आहार, संतुलित आहार से हमें कोई बीमारी हो नहीं सकती, इसलिए भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा क्या है गरिष्ठ भोजन यानी जैसे नॉनवेज वगैरह ये सब क्या है गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ भोजन भी लेने से भी क्या हो सकता है, कुपोषण हो नहीं सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। जो ये यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है आपके मतलब इस क्वेश्चन से मैच नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता, अगर यहीं पे ये हो जाता कि आपका कि प्रोटीन रहित आहार यानी प्रोटीन के बिना आहार, तब यहाँ पर क्या होता है ये आपका कुपोषण हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है आपका थायमिन, ऑप्शन बी है नियासिन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है, यह भी आपका पिछले साल का क्वेश्चन है। थायमिन है, नियासिन था और विटामिन डी था।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेरी बेरी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो थायमिन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसी थायमिन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन B1, यानी विटामिन B1 का जो है रासायनिक नेम क्या होता है, तो थायमिन होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है, तो थायमिन है। जितने भी हमने विटामिन के जो रासायनिक नेम आपको मतलब बताए स्टूडेंट, उसको आप लोग प्लीज़ आप लोग अच्छे से उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि बांझपन रोधी विटामिन का नाम, रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। बांझपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया टोकोफेरॉल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन ई बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ई का नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, या कहीं कहीं क्या है, टेकोफेरॉल भी देता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेराइल विटामिन भी बोलते हैं। एंटी स्टेराइल का मतलब क्या हुआ कि बांझपन को मतलब रोकने वाला विटामिन, या ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेराइल या एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट है आपका कि महिलाओं में विटामिन ई की कमी से रोग होता है, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को देखिए, ऐसे भी घुमा कर पूछेगा, तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, बांझपन होता है, गर्भपात होगा नहीं, गर्भपात तो विटामिन ई की कमी से नहीं, बहुत मतलब गर्भपात के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, विटामिन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। तो या हम कभी कोई वजन सामान उठा लिए हैं, तो वो सब चीज़ क्या है, वो सब गर्भपात की जिम्मेदारी है। लेकिन स्पेशली कहा जाए कि विटामिन ई जो है इसके लिए जिम्मेदार है, तो विटामिन ई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई जो हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, डी कैल्सीफेरॉल। हमने लिख दिया डायरेक्ट आंसर यहाँ पर कि विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है, तो डी कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है या क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमने आंसर करके छोड़ा हुआ। अब आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि विटामिन B2 को हमने क्या बताया था स्टूडेंट, विटामिन B2 को हमने क्या बताया था, और हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं, लेकिन आप हमको कमेंट में ये बताएंगे कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या था स्टूडेंट, तो राइबोफ्लेविन था, क्या था, राइबोफ्लेविन था, ये क्या था, विटामिन B2 का रासायनिक नेम था। और इसके कमी के रोग आप मुझे बताएंगे कि इसकी कमी से क्या होता है, कमेंट में आप लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है, तो ये भी हमने आपको बताया था, विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, बताइए, आप याद कीजिए, क्या बताए थे, एस्कॉर्बिक एसिड बताए थे, क्या बताए थे, एस्कॉर्बिक एसिड बताए थे। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऐसा एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। और इसकी कमी से क्या रोग होता है, ये आप हमको बताएंगे, या हम ही बता दे रहे, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या बताए थे आपको, नियासिन बताए थे, नियासिन, या फिर इसी को हम क्या बोलते थे, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, या फिर इसी का क्या है, निकोटिनिक एसिड भी है, ठीक है, निकोटिनिक एसिड भी है। किसका, विटामिन B3 का नाम, 3 नाम है, नियासिन है, निकोटिनामाइड भी है, और निकोटिनिक एसिड भी हम कहते हैं। फिर है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्या होता था स्टूडेंट, हमने बताया था पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा को हम क्या बोलते हैं, 3DS बोलते हैं। अब 3D जो है वो आप हमको बताएंगे कमेंट में कि 3D का मतलब क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या था स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया, विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या था, साइनोकोबालामिन, क्या था, साइनोकोबालामिन था, ये क्या था, विटामिन B12 का रासायनिक नेम था। इसकी कमी से कौन सा रोग होता था, तो पर्निशियस रक्त अल्पता होता था। कौन सा रोग होता था, पर्निशियस रक्त अल्पता होता था। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है।
और क्या बताएंगे, ये जितने भी विटामिन हैं इसके मतलब खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और किस सन में की थी, ये सब हम आपको डिटेल लेक्चर में बताएं। तो आप कमेंट में आप कमी बताएंगे और क्या बताएंगे, दूसरा हमको इसका डिस्कवरी किस मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, ये सब आप लोग कमेंट में मुझे लिख के आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। कुछ क्वेश्चन और रिमेन है तो उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका क्या स्टूडेंट, एक आपका ये क्विक रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है, सारे चैप्टर का एक क्या है, क्विक रिवीजन आपका हो जा रहा है। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन 23 है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, आपका प्रीवियस ईयर का ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गुड़ और ऑप्शन डी है आलू। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर मांस मछली अंडा दिया रहता तो हमारा तब वो ऑप्शन सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रक्त के थक्का में सहायक विटामिन है, माने रक्त का जब थक्का बनने में कौन सा जो है विटामिन जो है सहायक होता है। तो आपका विटामिन ये ऑप्शन विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है आपका विटामिन ई। तो याद रखिएगा कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के जो है आपका जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अवस्था में होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है किस अवस्था में होता है। तो आपका ऑप्शन ए है युवा में होता है, बी ऑप्शन किशोरावस्था में होता है, सी ऑप्शन है वृद्धावस्था में होता है। तो याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वृद्धावस्था में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियों में छिद्र का होना। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियों में छिद्र का होना। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होगा, याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से होगा और कौन सा होगा, और आपका जो है कैल्शियम की कमी से भी क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्न में से भोजन के कार्य हैं। ठीक है, तो भोजन के कार्य कौन कौन से हैं, तो ये सब देखिए सब आपको हमने क्लास में स्टडी करा दिया। अब ये क्या है, आप लोगों को 3-4 दिन में आप लोगों का सिर्फ क्विक रिवीजन करा देंगे कि क्वेश्चन आपको कहीं से भी आए, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपको करे, आपका क्या है आंसर आपको मिलना चाहिए। तो बस ये क्या है, आपका सिर्फ एक क्विक रिवीजन है। तो याद रखिएगा कि भोजन निम्न में से भोजन के कार्य क्या हैं, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक कार्य, अब दूसरा ऑप्शन है सामाजिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कार्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा कि जो भोजन के कार्य होते कार्य क्या क्या है, तो शारीरिक कार्य भी होते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्य का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हम अगर समाज में रहते हैं, किसी को अगर हमको अपने यहाँ बुलाना है तो हम क्या करते हैं, खाने पे बुलाते हैं ना, तो जिससे क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारा सामाजिक संबंध जो होता है स्ट्रांग होता है। तो सामाजिक कार्य भी होगा। मनोवैज्ञानिक कार्य का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, की मनोवैज्ञानिक कार्य का है मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। अगर हमें अच्छा खाना मिलता है तो हम खुश होते हैं, ठीक है, स्माइल आती है हमारे चेहरे पर, हमारे मन पर। ये क्या है, संवेग क्या है, संवेग हमारा क्यों कौन कौन सा होता है, डरना, हंसना, ठीक है, खुश होना, ये सब क्या सब संवेग है। तो भोजन को भी देखकर क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक हम मतलब प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, तो वो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बल का प्रयोग, यानी कि बच्चों से अगर कोई काम लेना है तो हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। जैसे उनकी फेवरेट आइसक्रीम, अगर बच्चों की फेवरेट चीज़ क्या होती है, आइसक्रीम होती है, तो अगर हमें दिखाना है कि नहीं चलो जाने, तो अगर ये गलत काम करोगे तो हम तुमको आइसक्रीम नहीं देंगे, चॉकलेट नहीं देंगे। तो ये सब क्या, सब आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ हम शक्ति दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या उनके जो है विपरीत काम कर रहे हैं। तो बल का प्रयोग भी क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भोजन के कार्य क्या है, तो शारीरिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। तो देखिए संवेगों को प्रकट करना, हमने अभी आपको बताया ना कि कोई चीज़ हमें पसंद है तो हम अपना समय क्या है, खुशी से जाहिर करते हैं, और कोई हमारा नापसंद है खाना तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा लगते हैं। तो ये सब क्या, सब संवेग को हम प्रकट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, सुरक्षा की भावना, भोजन से सुरक्षा कैसे मिलता है, जैसे हम घर की चीज़ें, घर में जो भी चीज़ें बनती है तो हम उसको क्या है, सुरक्षा
सुरक्षा की सेफ्टी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वहीं पे क्या अगर हम बाहर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो बाहर के खाने में क्या है हम असुरक्षा महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए क्या है मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत क्या होगा, सुरक्षा की भावना भी आ गई, बल के रूप में भी हमने अभी आपको बताया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि शरीर निर्मात्मक भोज्य पदार्थ है, यानी बॉडी बिल्डिंग जो है भोज्य पदार्थ कौन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दे बॉडी बिल्डिंग भोज्य पदार्थ है, आपके ऑप्शन में हो जाएगा प्रोटीन, बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन हो जाएगा वसा, डी ऑप्शन हो जाएगा जल। याद रखिएगा कि यहाँ बॉडी बिल्डिंग जब पूछेगा तो प्रोटीन, तो हम प्रोटीन पे जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा कि शरीर में निर्मात्मक भोज्य पदार्थ है, यानी मतलब बहुत सारे चीजों को शामिल करके पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है खनिज लवण और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी जो है आपके क्या है मतलब शरीर को निर्माण करने में सहायक होते हैं। और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग अगर पूछेगा कौन सा मतलब भोज्य पदार्थ है, बॉडी बिल्डिंग भोज्य पदार्थ या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन को हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कार्बोज के कार्य हैं, कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन की बचत, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम का अवशोषण, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा कि जब हमने आपको फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था स्टूडेंट, तो उसमें हमने आपको मतलब कम से कम 15 कार्य इसमें बताया था, ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, कैल्शियम का अवशोषण, ये सब विटामिन डी का अवशोषण, ये सब आपको हमने कार्बोज में बताया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टूडेंट, काम के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उपकरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है मशीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काम के लिए आवश्यक है, इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। काम के लिए तो उपकरण भी जरूरी होता है, मशीन भी जरूरी होता है, लेकिन काम करने के लिए मशीन भी चलाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एनर्जी होना चाहिए। उपकरण का भी यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, यानी मल न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो है उत्तरदायी होते हैं, जिनके कारण क्या होता है मल न्यूट्रिशन होता है। तो पहला ऑप्शन है निर्धनता, ये भी होती है, मिलावट भी है, अशिक्षा भी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है। निर्धनता यानी गरीबी के कारण भी क्या होता है, बहुत से घरों में क्या है गरीबी के कारण नमक तेल रोटी मिलाकर सब लोग खाते हैं, एक टाइम मान लीजिए सब्जी खाएं तो एक टाइम सूखी रोटी खाते हैं। तो ये क्या निर्धनता के कारण भी, मिलावट आज क्या है प्रेजेंट टाइम में हमारे खाद्य सामग्री जितनी भी तरह की उसमें क्या होती है, मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। अशिक्षा का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रतिदिन कितनी कैलोरी, कितनी ऊर्जा और कितने प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कितनी विटामिन की जरूरी है, हमारे खाने में कौन कौन सा भोज्य पदार्थ को शामिल करना चाहिए, कौन कौन से भोज्य पदार्थ को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसकी जानकारी नहीं थी। क्या ये भी अशिक्षा भी कहीं ना कहीं क्या इसका फैक्टर बनता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उचित देखभाल, दूसरा ऑप्शन है उचित पोषण, तीसरा ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उचित देखभाल की जरूरत होती है। परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है, उचित देखभाल होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्या है 32 क्वेश्चन है, लेकिन 32 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए स्टूडेंट, तो लगभग आपको 40 प्लस हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अगर समय नहीं है तो आप लोग 2-3 बार सिर्फ क्या करिए, वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, खुद ही आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। ये क्या है, आपका सारा हम 5-6 दिन में आपको क्विक रिवीजन करा देंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है इधर उधर हेर फेर हो सकता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि शिक्षा की बदौलत ही क्या कर सकते हैं आप लोग, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने मुकाम को भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।